मेरा नाम नगीना है और मेरी उम्र 19 साल है। मेरा कद 5 फुट 6 इंच है और मैं देखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ। गोरा रंग भरा भरा जिस्म जो एक बार मुझे देखे देखता ही रह जाए। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से करा दी जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। हमारी सुहाग रात थी और मेरा रवैया अपने शौहर के साथ निहायत ही बदतमीज था। मेरी इससे ना डरने की वजह यह थी कि मेरा शौहर दरमियाने तबके का था, जबकि मैं हाई क्लास की थी और मालियाती लिहाज से भी इससे ताकतवर थी। मैंने वाज़े अल्फाज में अपने शौहर को कहा कि मैं अपना जिस्म तुम्हारे सुपुर्द नहीं कर सकती। अगर तुमने मुझसे ज़बरदस्ती भी की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करूंगा? और वो थोड़ा मेरे करीब आ गया और बोला, वो तुम्हारा माजी था, तुम इससे प्यार करती थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अभी तक पाकदामन हो। प्यार करना कोई गुनाह नहीं, मुझे भी तो तुमसे प्यार हो गया था। दिल पर किसी का भी जोर नहीं चलता, कब किस पर आ जाए। तुम मेरी बीवी होने के बाद अब तुम मेरे लिए हलाल हो। मैं तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार हूं, अब तुम्हें भी इसको भूलना होगा, अब तुम मेरी बीवी हो। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं मुझे बीवी कहने की, मैंने अगर तुमसे शादी की है तो सिर्फ अपने माँ बाप के कहने पर, और तुम्हारे साथ शादी महज एक दिखावा है। मैं अपने खानदान के हाथों मजबूर होकर बिहाई गई हूँ। मेरे शौहर ने कहा कि तुम इस बात का इनकार भी नहीं कर सकती कि तुम मेरी बीवी हो। हमारे दरमियान काफ़ी देर तक बहस रही। मैंने कहा, मेरी तुमसे शादी महज मेरी मजबूरी है, और तुमसे शादी करने से तो अच्छा था कि मैं किसी गधे से शादी कर लेती, तुम्हारे साथ नहीं। और अगर तुम वाकई मुझसे प्यार करते हो और मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मेरी बात सुनकर वो मुझसे थोड़ा दूर हो गया और कहने लगा, ठीक है, जो तुमने कहा मैंने सुन लिया, मेरी एक बात सुन लो और इस बात को सारी जिंदगी याद रखना। मैंने कहा, बोलो। अब तो वो कुछ देर खामोश रहा और फिर कहा, इसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसके बाद इसने अलमारी से अपना कंबल निकाला और सोफे पर जाकर अलग सो गया। फिर रात को कब मुझे भी नींद आ गई, मुझे पता भी नहीं चला। सुबह जब आँख खिली तो वो कमरे में नहीं था। मैं भी जल्दी से उठ गई और उसका तोहफा जो इसने दिया था वो नीचे पड़ा था, और हक महर की रकम जो कि 50,000 रुपये थी। मैंने दोनों को पलंग की दराज में रख दिया, जेवर उतारे और नहाने चली गई, और फिर बाद में अपने कमरे में आकर बैठ गई। इतने में बाकी रिश्तेदार भी आ गए। मेरे शौहर की खाला और फूफो थी। मैंने उन्हीं के साथ ही अपनी ससुराल में पहला नाश्ता किया, और थोड़ी देर बाद मेरी सहेलियां भी आ गई और सब बारी बारी पूछने लगी, कैसी थी तुम्हारी पहली रात और शौहर ने क्या तोहफा दिया वगैरह वगैरह। मैंने सबका हसब मामूल जवाब दिया, बस ठीक थी। चूंकि हमारा घर एक दूसरे के करीब था इसलिए रुखसती से कबल ही वलीमा हो गया था। उसके बाद शादी की बाकी रसूमात अदा की गई। शादी की दूसरी रात थी। शौहर के कमरे में तो लेटी हुई थी तो वो मेरे पास ही सो गया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने कहा, तुम्हारी जगह वहाँ सोफे पर है। तो इसने कहा, यहाँ सोने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, ठीक है, तुम यहाँ ही सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तो मेरे शौहर ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम सो जाओ, मैं खुद ही सोफे पर सोता हूँ। तीसरे दिन मैंने मौके पाकर अपनी खाला के बेटे को फ़ोन किया तो वो रोने लगा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ रहने का वादा करके किसी और के साथ ही अब अपनी रातें गुजारोगी। मैंने इसे समझाया कि हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने शौहर को छूने तक नहीं दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और देखना, हम दोनों बहुत ही जल्दी एक हो जाएंगे। ये शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, जब मैं तुम्हारी होंगी तो कनवारी ही होंगी। अगले एक हफ्ते तक वो मुसलसल मुझे पाने के लिए कोशिश करता रहा, लेकिन मैंने इसको करीब नहीं आने दिया। ये हम 3 लोगों के सिवा कोई नहीं जानता था। शादी के 10 दिन बाद मेरा बाप चला गया, जिसका मुझे डर रहता था, और मेरे शौहर के भी सारे रिश्तेदार चले गए थे, और शादी के 2 हफ्तों बाद वो भी मुल्तान चला गया। अब घर में मेरी सास, मेरा ससुर में और मेरे शौहर के चचा की फैमिली रहती थी। फैमिली ज्यादा बड़ी भी नहीं थी और सब लोग मेरा अच्छे से ख्याल रखते थे। एक रात में कमरे में सोई हुई थी तो बीते दिन याद कर रही थी, तो मुझे याद आया कि मेरे शौहर ने मुझे तोहफा दिया था और पैसे भी। मैंने पलंग की दराज खोली तो वो तोहफा और मेरी हक महर की रकम जो 50,000 थी पड़ी हुई थी। मैंने तोहफा खोला तो इसमें स्मार्टफोन था, जिसे पाकर मैं बेहद खुश हुई, क्योंकि मुझे स्मार्टफोन की ज़रूरत थी, और रकम भी मैंने उठाकर अपने पर्स में रख दी थी। और मेरे पास पैसे भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि शादी के मौके पर जो मुझे पैसे मिले थे वो मुझसे किसी ने भी तलब नहीं किए थे। और अब मैं अपनी खाला के बेटे से, जिससे मैं प्यार करती थी, रोज़ाना बात करती थी। वो भी सुबह सबसे पहले इसी से बात करती, दोपहर का और रात को सोते वक्त तक इससे बात करती। कुछ दिनों बाद इसने कहा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मैं बाद में आपको दे दूं। तो मैंने कहा, बोलो कितने चाहिए? तो इसने कहा, 20,000। मैंने अपनी हक महर की रकम में से 40,000 इसे भेज दिए और कहा, ज़रूरत नहीं मुझे, तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर लो। मेरा शौहर 10 दिनों बाद सिर्फ 2 दिनों के लिए घर आता था, लेकिन मेरा उसके साथ रवैया नहीं बदला था।
और मैंने कह दिया था कि हमारी शादी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, इसलिए मेरे साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। हत्ता कि इसने मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी थी। हर महीने 15,000 रुपया देता और जूते कपड़े मेकअप तक का सामान मेरे लिए लेकर आता था। कपड़े और जूते बहुत महंगे होते थे जिसकी मैं कदर नहीं करती थी। किसी दोस्त को उठाकर दे देती तो कभी किसी और को। मैं घर में बोर हो रही थी तो एक दोस्त से इसका हल पूछा तो इसने मुझे कहा आगे पढ़ाई शुरू कर दूं, अच्छा टाइम गुजरेगा। अभी तक मेरी तालीम मैट्रिक थी, मेरे मैट्रिक के नंबर 810 नंबर थे। मैंने अपनी सास को कहा कि आगे पढ़ना चाहती हूं तो इसने साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने अपने शौहर पर दबाव डाला तो वो मान गया और उसने अपनी माँ को भी राजी कर लिया और उसने मेरा दाखिला पंजाब कॉलेज में करवा दिया जो कि हमारे घर से कोई 25 किलोमीटर के फासले पर था और बस हमें रोजाना लेने आती थी। और मैंने एफएससी से अपनी आगे तालीम का आगाज किया। लेकिन मेरा अपने शौहर से रवैया तब्दील नहीं हुआ। जब भी कभी वो मुझे फ़ोन करता तो मैं इससे रूखे दिल से बात करती और कहती जो बोलना है बोलो वरना फ़ोन बंद कर दो। हफ्ता के दिन वापसी पर वो मुझे अपने साथ ही लेकर कॉलेज से आता था। कॉलेज में भी मेरी 2-3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थी, लेकिन वो मेरी अज़दोअजी ज़िंदगी के बारे में नहीं जानती थी। और जब भी वो मुझे लेने आता था वो मुझसे कहती तुम्हारा शौहर बहुत अच्छा है, कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और किस्मत वालों को ही ऐसे जीवन साथी मिलते हैं। और मैं भी कहती हाँ बस ठीक है। हमारी शादी को 3 महीने हो चुके थे लेकिन मैंने इससे कभी प्यार से बात तक नहीं की थी। खैर इसने भी कभी मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी नहीं की। हमारी शादी को 4 महीने हुए थे कि मेरी दूसरी फूफो की बेटी की शादी तय हो गई जो कि बहावलपुर शहर में रहती है। मेरे शौहर के भी अपनी खाला के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। वो मेरे शौहर को अपना बेटा मानती थी और मेरा शौहर और उसकी खाला का बेटा एक अच्छे दोस्त भी थे। मेरे शौहर ने मुझसे फ़ोन पर पूछा कि शादी पर जाओगी, पर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं जा रही, तुम चले जाओ। इसके बाद मेरी खाला का बेटा जिससे मैं प्यार करती थी इसने मुझे बताया कि वो भी अपनी माँ के साथ शादी पर आ रहा है। क्योंकि इसकी माँ और मेरी फूफो आपस में कजिन थी तो मैंने कहा पहले तो नहीं आ रही थी, अब आऊंगी। इसने कहा मैं मुंतज़िर रहूंगा आपका, तो मैंने भी कहा मैं भी। मैंने फिर रात को शौहर को फ़ोन किया और कहा मैं भी शादी पर चलूंगी। शादी पर मेरी सास में और मेरा शौहर गए थे। हम 3 दिन पहले ही शादी पर गए थे। मेरी खाला अभी तक नहीं आई थी, वो अगले दिन आई थी। मेरी अपनी मोहब्बत से आमने सामने की मुलाकात 2.5 साल बाद हो रही थी। मैं इससे एक कमरे में मिली, हमने एक दूसरे को गिले लगाया। अब हम एक दूसरे के सामने रहते थे जबकि मेरा शौहर अपने कजिन जो कि इसका दोस्त भी था इसी के साथ मसरूफ़ रहता था। मेरी खाला के बेटे जिससे मैं प्यार करती थी अब रोज़ मुझसे मिलता और हम अक्सर छत पर अकेले मिलते। मुझे इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगी लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। एक दफ़ा हम छत पर एक साथ बातें कर रहे थे। इसने मुझे एक अंगूठी तोहफा दी जिसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई और वो मुझे गलत तरीके से छू भी रहा था और वो बातें भी कर रहा था। इसने कहा जो हम शादी के बाद कर सकते हैं वो शादी से पहले क्यों नहीं, तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो वो मुझे ज़बरदस्ती अपने करीब करके उधर उधर छूने लगा जिसकी मैंने मुज़ाहमत भी की और मैंने इसे रोकने की भी कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं आया। कुछ देर तक तो मैं मुज़ाहमत करती रही, खुद को इससे दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने भी खुद की इसी के सुपुर्द कर दिया। अभी कोई 1-2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरा शौहर वहां आ गया और इसने मुझे इसके साथ देख लिया। मेरे शौहर ने मुझे मेरे कजिन के साथ रात के वक्त तन्हा छत पर देख लिया था। मेरा शौहर मेरे पास आया। इससे पहले मैं इसे कुछ कहती इसने मुझे एक थप्पड़ मारा और दूसरा भी मारने लगा था कि इसके और मेरे दरमियान मेरी खाला का बेटा मेरा कजिन आ गया और इसे रोक दिया और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। मेरे शौहर ने कहा बीवी है ये मेरी, मेरे आगे से हिट जाओ वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। मेरे कजिन ने कहा मैं प्यार करता हूं इससे और उसने मेरे शौहर का गिरेबान पकड़ लिया। मेरा शौहर जिस्मानी लिहाज से मेरे कजिन से ताकतवर था। मेरे शौहर ने इसे मुंह पर एक कुक मारी तो इसके मुंह से खून बहने लगा। मैं अपने शौहर के आगे आ गई और इसे कहने लगी तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम क्यों मार रहे हो इसे। मेरे ये अल्फाज कहने की देर थी कि मेरे शौहर ने मुझे एक और जोरदार थप्पड़ मारा तो मैं नीचे गिर पड़ी और फिर इसने मुझे बाजों से पकड़ा और नीचे चलने लगा। नीचे चलने से पहले इसने मेरे कजिन से कहा तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। हम नीचे अपने कमरे में आ गए तो मेरे शौहर ने कहा तुम्हारे साथ जो करना है वो तो घर जाकर करूंगा, यहाँ नहीं। हम 3 दिन बाद वापस लौटने वाले थे लेकिन सुबह मेरे शौहर ने कहा कि हम आज ही वापस लौट रहे हैं। इसने किसी की भी नहीं सुनी और हम इसी दिन ही घर वापस लौट आए। घर आकर रात को हमारे दरमियान काफ़ी बहस और तकरार हुई। कुछ इसने मुझे बोला तो बहुत कुछ मैंने इसे बोला। आखिर में जो मैं चाहती थी मैंने इसे बोला कि मुझे अब से तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। तो इसने कहा मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं अदालत में चली जाऊंगी और खला कर लूंगी।
कुछ देर वो खामोश रहा। इसके बाद जो इसने कहा तो आगे से मेरा मुंह बंद हो गया। इसने मुझे कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ सारी जिंदगी नहीं रहना, मुझे भी खुश रहने का हक है। मैंने इतना तुमसे प्यार किया कि तुम्हें तकलीफ देने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें तलाक चाहिए ना, तो जाओ अपने बाप से पूछ कर आओ कि मैं तलाक लेकर आ रही हूँ। तुम्हें तलाक देने के बाद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी फैमिली ने मुझे कुछ कहा मुझसे तलाक की वजाहत तलब की तो मैं उनको फिर सब सच सच बता दूंगा। तुम्हें अगर तलाक चाहिए मुझसे तो तुम्हें मुझे एक बात की गारंटी देनी होगी कि तुम्हारे खानदान की तरफ से मुझ पर कोई सवाल नहीं डाला जाएगा। मुझे पता था जो सलूक मैंने अपने शौहर के साथ किया है, जो कर रही हूँ, अगर मेरी फैमिली वालों को पता चल गया तो मेरा बाप पक्का मुझे तो नहीं छोड़ेगा। 2 दिनों बाद मेरा शौहर वापसी मुल्तान चला गया, जबकि दूसरी तरफ मेरे कजिन का गुस्सा उरूज पर था। इसने कहा, तेरे शौहर को तो मैं नहीं छोड़ने वाला, अब इसे मैं जान से मार डालूंगा। मैंने इसे कहा कि मैं अपने शौहर को मारना नहीं चाहती। मेरा कजिन जो कि बहुत गुस्सा में था मेरे शौहर को बुरा भला कह रहा था और कह रहा था कि इसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा, जबकि मेरा शौहर इसने मुझे तो किया, कभी मैंने इसके मुंह से ऐसी वैसी बात तक नहीं सुनी। मेरा शौहर गुस्से की हालत में भी तमीज़ का दायरा नहीं छोड़ता, औरत की इज्जत करना इसे अच्छी तरह से आता था। इसके बाद मेरे कजिन ने मेरे शौहर के साथ फ़ोन पर राब्ता करना शुरू कर दिया। वो वापस अपनी माँ के साथ कराची नहीं गया था, जबकि वो अपने बड़े भाई के साथ लोधरा शहर में रहने लगा। उनके पास 2 घर थे, एक लोधरा में और दूसरा कराची में। और मेरे शौहर और मेरे कजिन के दरमियाँ इख्तिलाफात बढ़ने लगे। इस इसना में मेरा शौहर मुझसे दूर होता गया। जो हफ्ता 10 दिन बाद घर आता था, अब वो कई हफ्तों बाद आता, और मोबाइल पर जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा बात करता था, अब कई दिनों बाद तक फ़ोन करता। और दूसरी तरफ मेरा कजिन इसका मुझसे रवैया ख़राब होने लगा और वो मुझसे अजीब अजीब बातें करने लगा और मुझसे प्यार की मुसलसल मांग कर रहा था, जो कि इस बार मैंने सख्ती से मना कर दिया। अब मुझे अपने कजिन से फ़ोन पर बात करने का भी दिल नहीं करता था और मुसलसल मुझे धमकियां देता रहा कि तुम्हारे शौहर से बदला लेना है, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं इसे समझाती रही कि मुझे इसे मारना नहीं है, क्योंकि इसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जब वो नहीं माना तो मैंने फिर इसे कहा कि अगर तुमने मेरे शौहर को ज़रा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मैं तुझे पक्का नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें समझा रही हूं कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करके तुम्हारे पास लूट आऊंगी। मेरे कजिन ने कहा, तुम मुझे नहीं छोड़ोगी अपने शौहर की खातिर, देखो अब मैं क्या करता हूं इसके साथ, और इसने फ़ोन काट दिया। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो मेरे शौहर के साथ कुछ कर ना दे। मैंने दूसरे दिन शौहर को फ़ोन किया और इसे कहा कि मेरे कजिन ने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे शौहर से बदला लूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, तुम प्लीज़ इसे मत मलना। मेरा शौहर हंसने लगा और कहा, तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी है, तुम भी तो यही चाहती हो। मैंने कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इसने मेरी बात नहीं सुनी और मोबाइल बंद कर दिया। इसके बाद मेरे कजिन ने मेरे शौहर को अकेले एक वीरानी जगह मिलने के लिए बुलाया। मैं नहीं जानती इसने मेरे शौहर को क्या कहकर बुलाया और मेरा शौहर अकेले इससे मिलने चला गया, जबकि मेरा कजिन अपने किसी दोस्त को भी अपने साथ लाया था, जिसका मुझे बाद में पता चला था। मेरे शौहर और मेरे कजिन के दरमियान क्या बातें हुई मैं नहीं जानती, लेकिन इसी मुलाकात में ही मेरे शौहर और मेरे कजिन की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में मेरे कजिन का बाजू टूट गया, जबकि मेरे कजिन की तरफ से मेरे शौहर पर गोली चला दी गई, जिससे मेरा शौहर बहुत ज्यादा जख्मी हो गया, जबकि मेरा कजिन और उसका दोस्त वहां से भाग गए। मेरे शौहर को गोली लगी थी और मेरा कजिन और उसका दोस्त वहां से भाग गए थे। मुझे इस बात का पता मुझे मेरे कॉलेज की एक क्लास फेलो से पता चला, जिसने मेरे शौहर को अपने भाई की मदद से अस्पताल पहुंचाया और मुझे फ़ोन करके बताया, क्योंकि मैं कुछ दिनों से कॉलेज भी नहीं जा रही थी। जब मुझे इसने फ़ोन करके बताया तो मैं बहुत डर गई। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैं शौहर से अलहदगी चाहती थी, लेकिन इसके बदले इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैंने जल्दी में अपनी दूसरी फूफो के बेटे को, जो कि मेरे शौहर का दोस्त भी था, फ़ोन किया तो इसने कहा, मुझे पता लग चुका है और मैं वहीं जा रहा हूं, लेकिन ये बात किसी को मत बताना अभी। और वो मेरे शौहर को मुल्तान में किसी निजी अस्पताल में ले गया। मैं बार बार इसे फ़ोन करके पूछ रही थी। मेरे फूफो के बेटे ने कहा, अस्पताल ले आया हूँ, रात को ऑपरेशन होगा इसका, लेकिन जिंदा है अभी तक, बस दुआ करो। इस वक्त मैंने अपने शौहर की जिंदगी की दुआ की। मेरी फिर सुबह के वक्त फूफो के बेटे से बात हुई। इसने कहा कि रात को ऑपरेशन हो गया था, लेकिन अभी तक होश नहीं आया इससे। मैंने इससे अस्पताल का पता पूछा और कॉलेज के बहाने अकेली मुल्तान रवाना हो गई। मैं कोई 10 बजे तक अस्पताल जा पहुंची। जब मैं पहुंची तो मेरे शौहर को होश नहीं आया था और मेरे शौहर के साथ इसका कोई और दोस्त भी था, जो फिर कुछ लम्हे के लिए बाहर चला गया। मेरी फूफो का बेटा मुझ पर गुस्सा करने लगा और कहा, तुझे किसने यहाँ आने के लिए कहा? अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं चुप रही, उसकी किसी भी बात का जवाब मैंने नहीं दिया। कोई 1 डेढ़ घंटे बाद मेरे शौहर को होश आया। इसकी हालत बहुत ख़राब भी थी, मैं इसकी हालत देख कर रो रही थी।
इसने मुझे कहा तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, और इसने मुझसे पूछा मेरे माँ बाप को पता है इस बात का, तो मैंने कहा नहीं। इसने फिर मुझे सख्ती से मना किया कि ये बात मेरे माँ बाप को पता नहीं लगनी चाहिए, वो मुझे इस हालत में नहीं देख सकते। अगर मर जाऊं तो बता देना, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक उन्हें इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। वो अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकते और मैं उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, तुम मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखना। मैंने कहा ठीक है। मैं कुछ देर तक वहां बैठी रही। इसने फिर मुझे घर वापस जाने का बोला, तो मैंने इसे कहा अपना ख्याल रखना। इसने कहा तुझे कब से मेरी फिक्र होने लगी, तुम भी तो यही चाहती हो ना कि मैं जल्दी इस दुनिया से चला जाऊं और तुम्हें आज़ादी मिले। और वैसे प्लान तुम दोनों का अच्छा था, लेकिन किस्मत मेरी कि मैं बच गया। मैं रोने लगी और कहा कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे अलहदगी जरूर चाहती थी, लेकिन बदले में मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैंने वापसी से कबल अपनी फूफो के बेटे से कहा कि वो मेरे शौहर का ख्याल रखे, तो इसने कहा कि ये मेरा कजिन ही नहीं बल्कि मेरा दोस्त भी है और मैं इसे छोड़कर भाग जाऊंगा। जब तक ये मुकम्मल ठीक नहीं होता तब तक मैं उसके साथ हूं, तुम बेफिक्र होकर जाओ। जबकि वो मेरे शौहर की हिदायत पर मुझे मुल्तान से घर तक छोड़ गया था। और इसी रात को मेरी खाला के बेटे का भी फोन आया, तो मैंने अपना सारा गुस्सा इस पर निकाला कि तुम्हें रोका था कि इसे कुछ भी मत करना। तो इसने कहा शुक्र करो कि वो बच गया है, जिसके बाद मेरी इससे काफ़ी बहस हो गई, जो कि बाद में हमारे दरमियान इख्तिलाफात का भी सबब बनी। मैं हर तीसरे दिन शौहर से मिलने मुल्तान जाती, जबकि मेरा शौहर मुझे कहता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम यहाँ नहीं आया करो, और मुल्तान से वापसी मुझे मेरी फूफो का बेटा घर तक छोड़ जाता। और दूसरी तरफ मेरे कजिन के साथ मेरे इख्तिलाफात बढ़ने लगे, जो सुबह शाम में इसको फ़ोन करती थी। अब मेरा दिल भी इसे फ़ोन तो किया, इससे बात करने को भी दिल नहीं करता। और यही ख्वाहिश थी कि जल्दी से मेरा शौहर ठीक हो जाए और घर आ जाए, और मेरा दिल करता कि मैं अब अपने शौहर से हर वक्त बातें करती रहूं। मेरा दिल मेरे कजिन से भर गया था, क्योंकि इसका रवैया बहुत ख़राब हो गया था। मुझे लगने लगा था कि मेरे बाप ने मेरे साथ जो किया वो बिल्कुल सही था। जो भी मेरा हमसफ़र मेरे बाप ने मेरे लिए चुना वो वाकई मेरे काबिल है। और मेरे बाप ने मुझे मेरी पसंद का लड़का ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, जो कि मैं अपने बाप से कुछ नाराज़ थी, अब इसी बाप के फैसले से भी खुश थी। और एक दिन मैंने अपने कजिन से भी कह दिया कि अब ये बात तुम्हें कबूल कर लेनी होगी कि मैं किसी और की बीवी हूँ। अब मैं तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था, मैं नहीं। जबकि मेरा शौहर मेरे रोकने के बाद इसने कभी मुझसे ज़बरदस्ती तो दूर की बात है, इसने मुझसे कभी बदतमीज़ी से बात भी नहीं की, और तुमने तो हर हद पार कर दी। और अब मैं अपने शौहर को कबूल करने जा रही हूँ, और जो इसका हक है मुझ पर वो इसे देने जा रही हूँ। और तुम मुझे भूल जाओ और मुझे कभी दोबारा फ़ोन मत करना, और मेरी दुआ है कि तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिले। तो इसने कहा तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। जब मैंने मुसलसल इसकी बातों का इनकार किया तो इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मुझसे कहने लगा अगर तुमने मुझे छोड़ा मेरे सवा तुमने अपने शौहर को अपना हक दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास तुम्हारी सारी फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है और तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बाप को भेज दूंगा। मैंने कहा तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसने जवाब दिया अगर तुम्हारी खातिर तुम्हारे शौहर को गोली मार सकता हूं तो सोचो ये रिकॉर्डिंग और तस्वीरें तुम्हारे बाप को भेजना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन जब इसने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली और इसे वदा दिया कि मैं अपने शौहर से कोई ताल्लुक नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगर वो सब मेरे बाप को भेज देता तो मेरा बाप पक्का मुझे जान से मार डालता। 1-2 हफ्तों तक मेरा शौहर काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। उसके बाद वो घर आया लेकिन किसी को भी पता नहीं था। वो बिल्कुल नॉर्मल रहता, बस ज़्यादा बाहर नहीं जाता, ज़्यादातर घर में रहता। लेकिन इस दौरान मैंने चाहते हुए भी इसे अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि मुझे पहले ही डर था। मेरे शौहर ने मुझे कहा ठीक है अगर तुम मुझे अपनाना नहीं चाहती तो फिर मुझसे तलाक लो और अपने घर चली जाओ, इससे तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी और बाद में जिससे चाहना शादी कर लेना। मैं कसूरवार थी मगर उन दिनों में अपने शौहर का सामना नहीं कर सकी और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। 1 हफ्ते बाद मेरा शौहर वापस चला गया। अब मेरा कजिन मुझे बहुत ब्लैकमेल करने लगा और मुझसे 20,000 मांगे और कहा अगर तुमने नहीं दिए तो ये सबूत तुम्हारे बाप के पास पहुंच जाएंगे। मैंने इसे 20,000 भेज दिए और उससे सारे सबूत मांगे, जिसके जवाब में इसने कहा ये सबूत नहीं तुम्हारी गर्दन है जिसे जब चाहो मरोड़ सकता हो। अब तक मैं भी इससे तंग आ चुकी थी और कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रही थी जिससे मुझे अपने कजिन से छुटकारा मिल जाए और सबूत भी मेरे पास आ जाए। मेरा कजिन मुसलसल मुझे तंग भी कर रहा था और साथ साथ ब्लैकमेलिंग पर भी उतरा आया था। मैं तंग आ चुकी थी इससे। अब तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसको मैं नहीं, मेरा बस जिस्म चाहिए और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ मेरा शौहर था जिसने मेरी इतनी इज्जत की जितनी कोई अपनी माँ की भी नहीं करता। मेरे शौहर के साथ मेरी नफरत कब मोहब्बत में तब्दील होती गई है तो मुझे अब पता लग रहा था।
कुछ दिनों बाद मेरे कजिन ने मुझसे 50,000 की मांग की और कहा कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे 50,000 दो। मैंने जब मना किया तो इसी धमकी पर उतर आया कि तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुमने मेरा प्यार देखा है, मेरी नफरत नहीं, तुम मुझे भी नहीं जानते, मैं तुम्हारे साथ किया कर सकती हूँ। खैर मेरी दुखती रग इसके हाथ में थी, मैं इसे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती थी। इसलिए मैंने इसे कहा कि पैसे अभी मेरे पास नहीं, मुझे 5 दिन का वक्त दो, तुम्हें पैसे भेज दूंगी। इसने कहा सिर्फ 5 दिन, वरना छठे दिन सब तुम्हारे बाप को भेज दूंगा। अब मुझे मेरे कजिन से छुटकारा पाना था और इसे सबक भी सिखाना था। सोचते सोचते मेरी एक रात गुजर गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे ख्याल आया कि पाकिस्तान FIA सिक्योरिटी ही इसका हल है, वही मुझे बचा सकते हैं। मैं FIA साइबर क्राइम वालों से राब्ता किया और उन्हें सब कुछ बताया और शर्त रखी कि मेरा मुकम्मल पर्दा रखा जाएगा, हत्ता कि ये भी नहीं बताया जाए कि दरख्वास्त मैंने दायर की है। उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया तो मैंने कहा मैं ऑफिस नहीं आ सकती, हमारी मुलाकात मुल्तान में हुई। 2 ऑफिसर्स थे, मैं उनसे मिलने गई। ऑफिसर्स बहुत अच्छे और ईमानदार थे और मैंने उनके सामने अपने कजिन से बात की और सारी बातें बमा सबूत ऑफिसर्स के हवाले कर दी। उन्होंने मुझे यकीन दहानी करवा दी कि 2 दिन तक वो पकड़ा जाएगा। मैंने उन ऑफिसर्स से कहा कि वो सारे सबूत मुझे दे देना और जब वो गिरफ्तार हो जाए तो एक आखिरी बार मेरी बात जरूर करवा देना। उन्होंने कहा ठीक है, बात करवा दी जाएगी, मगर सबूत आपको कुछ अरसे बाद दिए जाएंगे। मैं फिर घर वापस लौट आई। 3 दिन बाद वो मेरा कजिन FIA साइबर क्राइम सिक्योरिटी के हाथों पकड़ा गया और ऑफिसर्स ने अपने वादे के मुताबिक मेरी इससे बात भी करवाई। मैंने कहा मैंने तो तुमसे बेहद सच्चा प्यार किया और तुम्हारी खातिर अपने शौहर से लड़ती रही। इसने कहा तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब सब कुछ तुम्हारे बाप को बताऊंगा। मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, अब तुम उन्हें बताओगे तो उल्टा मैं तुम पर इल्जाम लगाऊंगी और उसकी बार मेरी फैमिली मुझे नहीं तुझे नहीं छोड़ेगी। अब कुछ अरसे के लिए सड़ते रहूं जेल में, तब तक के लिए मैं अपने शौहर को अपना चुकी होंगी। इसने कहा मैं कुछ नहीं भूलूंगा, मेरा इंतजार करना। इसके बाद ऑफिसर्स ने कहा अब बेफिक्र जाओ, हम अच्छी सी खिदमत करेंगे इसकी। मैंने उन्हें कहा कि इसे मारना नहीं, बस कुछ अरसे के लिए जेल में बंद ही रखो इससे। और इस तरह मैंने खुद को बदनामी से बचाने और अपनी हिफाजत के लिए अपनी ही मोहब्बत को गिरफ्तार करवा दिया। यहाँ पर आप ये बात याद रखें, जब मुश्किलात दरवाजे पर दस्तक देती है ना तो सारे वादे और अकीदे खिड़कियों से भाग जाते हैं। इंसान अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, फिर चाहिए सामने वाला जितना भी अजीज क्यों ना हो, जैसा कि मैंने किया। अब बताएगा जरूर मैंने इसे गिरफ्तार करवाकर अच्छा किया या बुरा, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई और हल नहीं था। खैर मुझे जो डर था वो खत्म हुआ। अब मेरे कजिन का ख्याल तक मेरे जहन से निकल रहा था। अब जो मैंने अपने शौहर के साथ किया था, अब मुझे इस पर शदीद पछतावा था। जब भी कभी रात को तन्हा बैठकर अपने माजी को याद करती थी तो अपने किए पर रोना आ जाता था। सोचती थी कि क्या कसूर था मेरे शौहर का, जो मैंने इस पर इतना जुल्म किया। यही इसका कसूर था कि इसने मुझसे प्यार किया और मैंने इसके साथ किया। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई इसने पूरी की। बाप के बाद जिसने मेरी हिफाजत की वो मेरा शौहर था, जिसने मेरी तमाम ज़रूरत पूरी की वो मेरा शौहर था, जिसने हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद की वो मेरा शौहर था। और मैंने उन सब के बदले में क्या दिया? सिर्फ धोखा, जिसने मेरे रोकने बाद भी मुझे छुआ तक नहीं। और उसकी जगह अगर कोई और होता वो तो मुझे जान से अगर नहीं मारता तो सारे जुल्म मुझ पर ज़रूर करता। मेरी सारी नादानियों और कोताहियों पर मेरे शौहर ने पर्दा रखा, यहाँ तक कि इसने ये बात भी अपने माँ बाप को नहीं बताई कि मुझे गोली लगी और मैं मौत के मुंह से लूटा हूँ। जब भी यही ख्याल आता था तो सोचती थी कि वाकई में मेरा शौहर मर्द है, इतना बड़ा दिल जिगर रखता है और मैंने इस इंसान के साथ किया। सिर्फ इसका यही कसूर है कि इसने मुझसे प्यार किया, बस यही गलती है इसकी। खैर अब मुझे अपने शौहर को पाना था, अब इससे मुझे मुआफ़ी मांगनी थी। मेरा शौहर मुल्तान से कराची चला गया, मैं इसे घर आने के लिए मिन्नतें करती रही और उसने मुझे कहा इंसान से गलतियां होती हैं, घबराओ नहीं, मैंने जिंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया और किसी का तसव्वुर भी नहीं मुझे। जबकि इसी इसना में पाकिस्तान ने लॉकडाउन लग गया था और मेरा शौहर इस वक्त कराची में था। मैंने इससे बड़ी मिन्नतें कि वो घर लूट आए, लेकिन वो नहीं आया। अब उधर मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई थी। अब कॉलेज भी बंद था, सारा दिन अकेली घर में रहती थी, क्योंकि मैं तन्हाई पसंद हूँ और मुझे किसी के साथ भी घुल मिल कर रहना पसंद नहीं। और दूसरी तरफ मुझ पर मेरे ससुराल और मेरी फैमिली, खास तौर पर मेरी माँ और बाप की तरफ से शदीद दबाव बढ़ गया कि तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है, क्या कहा तुमने इसे जो वो घर नहीं आया। अब मेरी सारी उम्मीदें मेरा शौहर था, जबकि हमारे दरमियान इख्तिलाफात अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए थे। मेरे शौहर ने एक दिन मुझे फ़ोन करके कहा इंतज़ार रखना मेरा, और जिस दिन आऊँगा अब तलाक के लिए तैयार रहना। जो पहले मैं खुद तलाक चाहती थी, अब इसके मुंह से तलाक का नाम ही सुनकर मेरा वजूद कांप जाता।
मैंने अपने शौहर को वाज़े कह दिया कि मुझे तुमसे कोई तलाक नहीं चाहिए, अब मुझे तुमसे कोई अलहदा नहीं कर सकता, अब मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। अब पीछे सब कुछ छोड़ चुकी हूँ और तुम्हें गोली मारने के जुर्म में अपने कजिन को गिरफ्तार करवा चुकी हूँ। हालांकि मैंने अपने शौहर से ब्लैकमेलिंग वाली बात छपाई रखी, लेकिन हमारी दूरियां मजीद बढ़ती गई। अब तो वो महीने में 2 बार ही फ़ोन करता, जिनमें से एक 5 तारीख को जब वो मुझे पैसे भेजता था। रातों को जब भी मैं अपने किए को याद करती तो सिवाय रोने के मेरे पास और कुछ नहीं होता। खैर, वक्त गुजरता गया और साल 2020 रमज़ान का महीना आ पहुंचा और मुझे भी उम्मीद की किरण नज़र आई कि अब मेरा शौहर ईद पर घर ज़रूर आएगा। वक्त गुजरता गया, वो ईद नज़दीक आ गई। मेरा बाप भी ईद की छुट्टियां गुजारने घर आया हुआ था। वो भी मुझसे पूछता कि कब आएगा तुम्हारा शौहर, मैं कहती ईद पर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे शौहर ने ईद पर घर आने से साफ इनकार कर दिया। मेरी लाख मिन्नतें और कोशिशें के बावजूद भी मेरा शौहर घर नहीं आया और यूं हमारी ईद भी तन्हाई में गुजरी। और ईद के बाद मेरी फैमिली का मुझ पर दबाव बढ़ गया कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा शौहर नहीं आया और तुम्हारे दरमियान कौन सी नाराज़गी है। मेरे शौहर को गोली लगी थी, ये बात मेरे बाप को पता लग गई और उसने मुझे डांटा भी था कि ये क्या किया तुमने। मैं रोने लगी, लेकिन जो मैंने अपने शौहर के साथ किया वो अपने बाप को नहीं बताया और अपने बाप से मिन्नत की कि ये बात और किसी को पता नहीं चले। खैर, वक्त बीत गया, मुझे भी लगा कि शायद इसका गुस्सा वक्ती है और ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था मैं अब खो चाकी हो अपने शौहर को। हर पिल हर घड़ी मैंने इसे याद किया, लेकिन अब मैंने जो उसके साथ किया था शायद यही मेरी सज़ा थी। खैर, साल 2020 की ईद उल अज़हा करीब आ गई तो वो घर आने के लिए तैयार हुआ तो मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर भी खुशी लूट आई। और मेरा शौहर ईद से 5 दिन कबल घर आ पहुंचा, लेकिन वो मेरे लिए इस बार कुछ भी नहीं लाया था, ना कपड़े और कुछ भी मेरे लिए नहीं लाया था। पहली रात वो वक्ती तौर पर सो गया। मैंने भी इसे कुछ नहीं बोला कि शायद वो सफ़र की थकावट की वजह से सो गया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त मुझे इससे बात करने का मौका मिला तो मैंने इससे मुआफ़ी मांगी और उसके सामने रोने लगी कि मैंने जो कुछ भी आपके साथ किया मुझे मुआफ़ कर दो। इसने जवाब दिया, किस चीज़ की मुआफ़ी, तुमने क्या किया, तुम क्यों मुआफ़ी मांग रही हो। मैंने कहा, मैं खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ, तुम्हारा मुझ पर हक है और मेरा तुम पर। इसने कहा, अब नहीं, सब खत्म हो गया, अब हमारे दरमियान सिर्फ तलाक ही होगी, अब मैं तुम्हें कबूल नहीं कर सकता। तुम्हारी नज़र में मेरी औकात एक बहुत कम है। तुम्हें याद हो या मैं याद दिलाऊं तुम्हें जो तुमने शादी वाली रात अल्फाज बोले थे। तुम्हारे बोले गए एक एक लफ्ज़ आज तक मेरे कानों में सदा देते हैं। मेरी गलती यही है कि मैंने तुमसे प्यार किया। बस मैंने भी सोचा कि नाराज़ है, मान जाएगा, हालांकि अब वो मुझे छूने से भी कतराता था। अब तो मैं इसके तोहफों के लिए भी तरस गई थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसे पाने के लिए, लेकिन कामयाब ना हो सकी और ईद गुजर गई। मुझे अब अपनी ज़िंदगी से सब कुछ ख़त्म होता दिखाई दे रहा था और मेरी सारी की सारी कोशिशें दम तोड़ गई। मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी कबूल नहीं करूंगा। 2 रास्ते हैं तेरे पास, तलाक लो मुझसे और अपने घर चली जाओ और जिससे मर्जी शादी कर लेना, और दूसरा रास्ता, अगर तुमने मुझसे तलाक नहीं ली तो मैं खुद तुम्हें तलाक दे दूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। अब जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करूं, मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं बनाना चाहता। और उसके बाद वो ईद के कोई 2 हफ्तों बाद वापस कराची चला गया। अब मैं थक चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, अब मुझ में और हौसला नहीं रहा। अब मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। अब किसी किस्म की भी मुश्किलात से लड़ने के लिए मेरे पास हौसला नहीं रहा। मैं हार गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। अपना प्यार तो पहले ही गवा चुकी हूँ, अब आखिरी उम्मीद जो मेरा शौहर था वो उम्मीद भी दम तोड़ गई है। क्योंकि अगर मुझे तलाक हो गई तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी और मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। फिर अचानक मेरे शौहर के दिल में रहम आ गया। खुदा जाने इसके दिल में कहाँ से ख्याल आया और उसने मुझे मुआफ़ कर दिया और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम इसी पर ही सब कुछ लिटा देते हैं। असल चेहरा तो बाद में ही पता चलता है। और आपको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। अगर हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा तो हमको ज़रूर किसी की हेल्प लेनी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? मज़ीद इससे अच्छी स्टोरीज अपलोड होंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।